नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। तो इन प्रश्नों के साथ ही साथ इससे संबंधित अन्य फैक्ट्स को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जीके के हार्ड कॉपी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या आप पेड बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया? चार ऑप्शन कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा, अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया गया था और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की थी। तो क्या सरकार ने तुरंत ही जो राज्य पुनर्गठन आयोग थी उसकी स्थापना कर दी थी भाषाई आधार पर गठन के लिए? बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसमें क्या था कि जो आंध्र प्रदेश है इसको लेके काफ़ी आंदोलन चल रहा था और इसमें एक बहुचर्चित व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण मजबूरन सरकार को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा था। और उसी के बाद ही जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? चार नाम है आपके पास ऑप्शन: डॉक्टर बंसी प्रसाद, डॉक्टर कमलेश नागर, डॉक्टर प्रभा अत्रे या इनमें से कोई नहीं। तो जनवरी 2023 में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से डॉक्टर प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर प्रभा अत्रे के विषय में देखिए थोड़ी जानकारी और है कि भारतीय शास्त्रीय गायिका है, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। डॉक्टर प्रभा अत्रे को ही जो है डॉक्टर ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, ऑप्शन बोलने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। आप पहले अपना अनुमान लगाइए क्या है और उसके तुरंत बाद तो मैं सही आंसर शेयर ही करने वाला हूँ आपसे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। स्वराज विदेशी राज से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न हो। उपरोक्त कथन संबंधित है, यानी आपको बताना कि यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। कथन है कि स्वराज विदेशी राज से सदैव अच्छा होता है, चाहे इसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। तो सही ऑप्शन की अगर बात करें तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। व्याख्या में चल के कुछ अन्य फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं इससे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि स्वराज विदेशी राज से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयाँ क्यों ना हो। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में हुआ था और 1883 में मृत्यु हुई थी। आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है। इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा, मूल शंकर नाम था इनका। और वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था और सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। और इसी के बाद लोकमान्य तिलक जी ने जो है इसे आगे बढ़ाया था। जो स्वराज का नारा था इसे बाद में आगे ले गए थे लोकमान्य तिलक जी। और इतना ही नहीं, प्रथम जनगणना के समय देश के सभी आर्य समाजों को इन्होंने निर्देश भिजवाया था कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखें। देखिए ये आपको मालूम है कि 1881 82 के आसपास जो है 1872 में प्रथम जनगणना थी आंशिक, और उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई थी। तो उसी समय जनगणना के दौरान जितने भी इन्होंने आर्य समाज के कार्यालय खोल रखे थे उनको निर्देश भिजवाया था कि जितने भी आर्य समाजी वो अपनी अलग अलग जाति लिखने के बजाय अपना धर्म जो है सनातन धर्म लिखवाएं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लंबी दूरी की धाविका को रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? किरण सिंह को, सुधा सिंह को, पुष्पा देवी को या कल्पना रानी को? तो लंबी दूरी की धाविका जिन्हें रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, सुधा सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, जो सुधा सिंह जी हैं, ये मूलतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से हैं और इससे पहले अगर पुरस्कार की बात कर लें तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। और जैसा मैं सर्च कर पा रहा था कि वर्तमान में रायबरेली में ही रहती हैं, अमेठी से रायबरेली में रहने लगी हैं, अमेठी की मूल जिले की रहने वाली हैं। और अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दो चीज़ें आपको सोचनी है कि सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है और उसका क्या नाम है। ऑप्शन की बात करें, चार ऑप्शन, असम, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व स्थित है? आपने सोच लिया होगा। मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। विश्व में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में देश में कुल टाइगर रिजर्व की बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व हैं और 53वां जो टाइगर रिजर्व है ये आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व जो स्थापित किया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, वह है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जो स्थापित किया गया था या जो है वो है जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि ये स्वतंत्रता से पहले से अस्तित्व में था, लेकिन 1 अप्रैल 1973 को भारत के पहले बाघ रिजर्व के रूप में जिम कॉर्बेट पार्क को मान्यता प्रदान की गई थी। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और कैलाश सांखला नाम आप लोगों ने सुना होगा, जब भी टाइगर की बात आती है तो कैलाश सांखला के नाम की भी चर्चा हम लोग अवश्य सुनते हैं। तो कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 2019 में आई थी बाघों पर। तो 2019 में आई बाघों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में 2967 बाघ हैं, जिसमें 526 बाघ मध्य प्रदेश में और जो 524 बाघ जो कर्नाटक में। यानी पहले सबसे अधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पे कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरंजी को अभी हाल ही में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है? यानी जो नीलकुरंजी है इसे संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। और प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जैसा आप लोग जानते थे कि इसमें कुल 6 धाराएं होती थी, तो उनमें से किस धारा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है? तो देखिए, अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 4 या अनुसूची 8 ये ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन इसमें अनुसूची 3 होगा। व्याख्या इसको देख लेते हैं इसमें क्या। देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरंजी को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियाँ थीं, कुल 6 अनुसूचियाँ थीं जो अलग अलग तरह के वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें जो एक संशोधन विधेयक आया 2021 में, इसमें से क्या किया गया कि जो कुल 6 अनुसूचियाँ थी उनको घटाकर अब 4 कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ संशोधन विधेयक 2021 में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया। और इसी में से जो अनुसूची 3 है उसके अंतर्गत नीलकुरंजी को जो है संरक्षित पौधा घोषित किया गया है। अनुसूचित 1 तथा अनुसूचित 2 के द्वितीय भागी वन्यजीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित किया है। अनुसूचित 3 और अनुसूचित 4 भी संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें दंड बहुत कम है। ठीक है, यानी 1 और 2 जो अनुसूची इसमें दंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 3 और 4 में भी दंड का प्रावधान है, लेकिन नॉमिनल। अनुसूची 5 में वह जानवर शामिल है जिनका शिकार हो सकता है, लेकिन अनुसूचित 5 को समाप्त कर दिया गया है। 6ठी अनुसूची में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। मध्य प्रदेश राज्य इस अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य था जिसने इसे 1973-74 में लागू किया गया था।
लागू किया था। देखिए यहाँ पे सब अनुसूचियों की बात हमने यहाँ पर की है जो इम्पोर्टेंट अनुसूची है, लेकिन जो लेटेस्ट संशोधन है उसको भी आपको देख लेना चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा संशोधन जो है इसके जो की पॉइंट है वो मैं आप लोगों को अगले अलग वीडियो से मैं के माध्यम से आप लोगों के पास मैं लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें जो मैंने फैक्ट्स शेयर किए हैं वो कुछ फैक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपको यही याद रखना है कि जो वर्तमान जब ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जब आया था उस समय इसमें 6 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में इसमें 4 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 25 जनवरी 1951 या 26 जनवरी 1952। तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में जैसा आप लोग जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है 3 सदस्यीय निकाय है, लेकिन क्या ये प्रारंभ से 3 सदस्यीय ही था? बिल्कुल नहीं। 1950 में जब इसका गठन किया गया था तो ये 1 सदस्यीय होता था, इसके बाद ये 3 सदस्यीय हुआ, फिर एक बार ये 1 सदस्यीय होता है और वर्तमान में ये फिर से 3 सदस्यीय निकाय ही है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर 1979 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयोग सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 से लेकर के 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री जो कि उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवी और VS सहगल से 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। पुनः 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से लेकर अभी तक वर्तमान तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की अगर बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होती है, जबकि अगर अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन उम्र जो है 65 वर्ष ना होकर के 62 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और अगर चुनाव आयुक्त के सम्मान और वेतन की बात की जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है। अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो ये निर्णय कैसे लिया जाता है? ठीक है, पहला साधारण बहुमत से कोई निर्णय लिया जाता है, या 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है, या प्रत्येक सदन में बहुमत से निर्णय लिया जाता है, या कुछ सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय जो है 2/3 बहुमत से लिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रश्न की व्याख्या में भी यही है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय 2/3 बहुमत से लिया जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, कुछ प्रश्न को व्याख्या के माध्यम से संकलित करने का प्रयास है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ में प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक फैक्ट्स को कवर किया जा सके और आपकी तैयारी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड किया जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।